Hello and welcome to Arogyam Nutrition. In our last guidelines, we discussed about consuming safe and clean food. Let's move forward to the guideline number 13, which is about pre-cooking and cooking methods. So the title of guideline 13 is Adopt Appropriate Pre-cooking and Cooking Methods. So the first topic is, are there any household methods of processing to improve and help retain nutrients in food? दैट मीन्स हम घर पे ऐसी क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, ऐसे कौन से प्रोसेसेस फॉलो करते हैं जिसकी वजह से फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनको रिटेन कर पाते हैं या क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम इम्प्रूव कर पाते हैं। स्प्राउटिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जिस भी चीज़ को आप स्प्राउट करना चाहते हैं, किसी ग्रेन को या फिर लेंटिल्स को, लेग्यूम्स को आप स्प्राउट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको आप थॉरली वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको ओवरनाइट पानी में सोक करके रखेंगे। एटलीस्ट 12 आवर्स तक हम उसको सोक करेंगे। उसके बाद उसके पानी को हम ड्रेन कर देंगे और आई बिलीव कि वो वाला पानी भी हमें जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमें अपने प्लांट्स को देना चाहिए बिकॉज इट हैज़ सम वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स इन दैट और वो प्लांट्स के लिए, पॉट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो ग्रेन्स को हमें एक मिसलिन क्लॉथ में या एक जो स्प्राउट मेकर कंटेनर्स आते हैं उसमें डाल के छोड़ देना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 12 to 16 आवर्स। उसमें से छोटे छोटे जैसे ही स्प्राउट्स होने शुरू हो जाते हैं वैसे ही इट इज़ रेडी टू कंज्यूम। और रॉ स्प्राउट्स को आप यूज़ ना करें, हमेशा स्प्राउट्स को स्टीम करके यूज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक में दिया है ब्लांचिंग या फिर स्टीमिंग, दोनों में से क्या चीज़ बेनिफिशियल है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ब्लांचिंग क्या होता है। पानी को बॉयल किया जाता है, बॉयल करने के बाद उसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड किया जाता है। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाता है तो उसमें फॉर अ शॉर्ट वाइल आप वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं और विद इन अ मिनट आप उन वेजिटेबल्स को उस पानी में से निकाल के ठंडे पानी में डाल देते हैं, चिल्ड वाटर में आप उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है, एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है उस स्टेज पे, जिससे वेजिटेबल्स का कलर और फ्लेवर उनके जो है वो एनहांस होते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस, वेजिटेबल्स में से न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है। स्टीमिंग में हम क्या करते हैं, स्टीमिंग में वेजिटेबल्स को काट के उनको स्टीम में हम कुक करते हैं। तो ब्लांचिंग और स्टीमिंग में जब कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली स्टीमिंग इज बेटर देन द ब्लांचिंग। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुकिंग के अलग अलग तरह के मेथड्स। डिफरेंट रेसिपीज में डिफरेंट टाइप ऑफ कुकिंग इज बीइंग डन। तो उन सारे मेथड्स में किसमें न्यूट्रिएंट्स का लॉस ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं टर्न वाइज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि सब्जियों को ढक के पकाना है या खुले में पकाना है। तो जब हम ओपन लिड कुकिंग करते हैं तो कुकिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स का लॉस ज़्यादा होता है। तो क्लोज लिड कुकिंग इज बेटर देन द ओपन लिड कुकिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइलिंग एंड प्रेशर कुकिंग, दोनों में से क्या चीज बेटर है। बॉइलिंग और प्रेशर कुकिंग इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ पल्सेस सिंस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स are destroyed during boiling and pressure cooking. Hence, these methods increase the digestibility and therefore protein availability. The concentration of phytic acid in cereals and legumes decreases to great extent after boiling or pressure cooking, making important minerals like iron, calcium, magnesium, and zinc absorbable on consumption. Boiling with just enough water without having to drain the water is the best method to retain the folate in legumes. This method of cooking improves the palatability of pulses. However, pulses should not be overcooked or boiled for too long as this reduces the quality of proteins. Longer cooking causes a drop in the nutritive value of pulses as it results in the लॉस ऑफ लाइसिन। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि बॉइलिंग के वक्त आपको उतना ही पानी डालना है जितना रिक्वायर्ड है। उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के अगर आप उस पानी को ड्रेन करते हो तो उससे न्यूट्रिएंट लॉस होता है। विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, वो विटामिन का लॉस होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा पानी बॉइलिंग के टाइम पे नहीं डालना है।
तो अक्सर ये कंप्लेंट हमें सुनने को मिलती है कि हम डाइट प्लान में दाल मखनी क्यों नहीं प्लान करते हैं, सिर्फ तभी देते हैं जब आप लोग डिमांड करते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि दाल मखनी का जो कुकिंग का प्रोसेस होता है दैट इज़ वेरी वेरी स्लो, और जितना वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कुक की जाएगी उतना ही उसमें से प्रोटीन्स का, वाइटामिन्स का, मिनरल्स का लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, जिस वजह से स्लो कुकिंग या फिर प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग इज नॉट एडवाइजेबल। नेक्स्ट कुकिंग मेथड इज स्टीमिंग, जो कि हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। स्टीमिंग इज द बेस्ट कुकिंग मेथड क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होता है। इन फैक्ट स्टीमिंग इज बेनिफिशियल। वो कैसे? स्टीमिंग इज द बेस्ट कुकिंग मेथड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ बोथ antioxidants and polyphenols in vegetables and greens. Further, this process makes many nutrients like beta carotene and lutein more readily available to the body. That means जब भी हम हरी सब्जियों को या सब्जियों को स्टीम करते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो एड ऑन हो जाती है। नेक्स्ट मेथड इज डीप फ्राइंग। ऑलरेडी हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम डीप फ्राइड चीज़ें खाएंगे उतना ही हमारी डाइट में ऑयल्स एंड फैट्स का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। तो हमें डीप फ्राइंग को ओकेजन वाइज जो है वो लिमिट करना चाहिए। डेली की डाइट में डीप फ्राइड फूड स्टफ्स शुड नॉट बी देयर। दूसरी चीज़, ऑयल बहुत सारा यूज़ होता है और बचता भी बहुत ज़्यादा है। जो लेफ्ट ओवर ऑयल होता है ना तो वो हम थ्रो कर पाते हैं और ना यूज़ कर पाते हैं। यूज़ करेंगे तो इट इज़ हार्मफुल क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स हैं। थ्रो करेंगे तो वो इकोनॉमिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतना कॉस्टली ऑयल जो है एक बार यूज करें और बचा हुआ ऑयल आपको थ्रो करना पड़ रहा है। तो डीप फ्राइंग ओकेजन वाइज ही आप करें, अदरवाइज रेगुलर कुकिंग में डीप फ्राइंग को अवॉइड करें। नेक्स्ट कुकिंग मेथड इज शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग से न्यूट्रिएंट लॉस ज़्यादा होता है। ऑल्दो शैलो फ्राइंग में ऑयल काफ़ी कम यूज होता है बट न्यूट्रिएंट लॉस ज़्यादा होता है। ज़्यादा देर तक जो फूड है वो दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट लॉस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। स्टर फ्राई हम यूज़ करते हैं। स्टर फ्राई इज़ अ गुड मेथड जिसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा ऑयल डाल के क्विकली जो है स्टर करके वेजिटेबल्स को कुक करते हैं। स्टर फ्राइंग मेथड से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं। मिनिमल लॉस ऑफ विटामिन सी में हैपन बट अदरवाइज इट्स अ सेफ मेथड टू यूज़। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव कुकिंग। माइक्रोवेव कुकिंग इज ऑल्सो सेफ एंड इसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि इसमें कुकिंग टाइम जो है वो काफ़ी कम रहता है और एक्सपोजर टू एयर भी नहीं होता है, जिस वजह से माइक्रोवेव कुकिंग को यहाँ पे सेफ बताया गया है। नेक्स्ट कुकिंग मेथड विच वी यूज इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में ऑलमोस्ट 150 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। हीट लेबाइल जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनका थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, अदरवाइज दिस मेथड इज ऑल्सो सेफ फॉर कुकिंग। एक्चुअली ये समझते हैं कि बारबेक्यू और ग्रिलिंग ये कितना सेफ है एज अ कुकिंग मेथड। बारबेक्यू में लो हीट यूज की जाती है और इनडायरेक्ट, जबकि ग्रिलिंग में डायरेक्ट हीट यूज की जाती है और हाई हीट यूज की जाती है। यूजुअली बारबेक्यू के लिए या फिर ग्रिलिंग के लिए हम चारकोल या फिर वुड का यूज करते हैं। जब भी हम चारकोल या वुड का यूज करते हैं तो उस पर जो फूड हम कुक करते हैं उसमें जनरली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं। Continuous barbecuing with the same charcoal results in higher concentration of certain carcinogens. So बहुत रिपीटेड अगर हम बारबेक्यू फूड यूज करते हैं, खाते हैं, हमारी डाइट में है तो दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर हम चारकोल को रिपीटेडली यूज करेंगे तो उसमें से कुछ कार्सिनोजेंस निकलते हैं जो हमारे फूड में ट्रैवल कर सकते हैं। एक और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को मेंशन किया गया है कि जब भी हम फूड को ग्रिल करते हैं, ग्रिल करने से पहले उसको मैरिनेट करते हैं, तो मैरिनेशन की क्वांटिटी जो है वो दैट शुड नॉट बी वेरी हाई कि हम ज़्यादा मैरिनेट करें ताकि ज़्यादा टेस्ट आए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी डाइट का सोडियम कंटेंट हाई हो जाता है। तो मैरिनेशन को आपको जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम ही यूज़ करना है। अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रिलिंग मीट is known as advanced glycation end product or glycotoxins. As food is grilled, the ages multiply and this when ingested leads to increased level of inflammation.
दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड कि जब हम ग्रिल करते हैं मीट को, स्पेशली जब ग्रिल किया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है जिससे कि हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सो रिपीटेड ग्रिल्ड फूड खाना। नेक्स्ट इज स्लो कुकिंग। During slow cooking, cell wall breaks down and there is a release of powerful antioxidants from vegetables like tomatoes, corn, spinach, etc., making them more available to the body. Boiling peanuts increases their antioxidant concentration up to 4 times more than that of raw or roasted peanuts. Further, cooking meat in a liquid at low heat can help reduce the number of cell damaging compounds known as AGEs that are produced in the meat by 50% when compared to broiling और grilling. सो यहाँ पे स्लो कुकिंग मेथड का जो है बेनिफिट्स बताए गए हैं कि कौन से फूड्स को हमें स्लो कुकिंग मेथड से कुक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पीनट्स एंड कॉर्न्स, स्पिनच एंड मीट्स, इन सबकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है हमारी बॉडी के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन रेज हो जाती है जब हम इनको लिक्विड्स में डाल के स्लो कुक करते हैं। सो बॉइल्ड पीनट्स आर बेटर देन द रोस्टेड वंस। बॉइल्ड चिकन इज बेटर देन द ग्रिल्ड चिकन। नेक्स्ट एंड द लास्ट कुकिंग मेथड इज एयर फ्राइंग, जो कि आजकल सब डाइटर्स का फेवरेट होता जा रहा है कि जो चीज़ डीप फ्राई नहीं कर सकते वो आप एयर फ्राई करके खा लोगे। अब एयर फ्राइंग के बारे में देखते हैं कि कितना बेनिफिशियल है या इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी है। एयर फ्राइंग सिमुलेट्स डीप फ्राइंग विदाउट द एक्सेस यूज ऑफ ऑयल। Air frying significantly decreases the amount of oil absorbed into food compared to deep frying. Less oil generally leads to less calories, which can reduce the risk of weight gain and obesity. An air fryer may be particularly helpful when cooking starchy foods like potatoes. Air frying fish may lower the amount of polyunsaturated fatty acids in them and potentially increases the number of inflammatory compounds. Adding herbs to fish may help reduce the fat oxidation that happens when fish is air fried. So that was all about the cooking methods कि हम different recipes में क्या cooking methods use करते हैं और उनके क्या benefits हैं, क्या harmful effects हैं, कौन से cooking methods better हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है यूटेंसिल्स के बारे में कि जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें किस तरह के यूटेंसिल्स यूज करने हैं। सो यहाँ पे नंबर 1 इज अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स सबसे अच्छा एक कुकिंग के लिए वेसल को बताया गया है। उसके रीजंस क्या क्या हैं? इको फ्रेंडली है, इसका कोई भी फूड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, हीट जो सर्कुलेट होती है वो इक्वली होती है और कुकिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो फूड मिलता है हमें, उसका टेस्ट भी बेटर होता है। मिट्टी के बर्तन में जब आप कुकिंग करेंगे तो ऑयल की कंजम्पशन भी आपकी कम होगी। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि डेलिकेट होते हैं, तो थोड़ा सा इनको हैंडल करते टाइम आपको केयरफुल रहना होगा। सेकंड नंबर पे है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को अगर ढंग से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है फॉर कुकिंग। इसका कोई भी खाने के साथ रिएक्शन नहीं होता है। बेसिकली स्टील डजंट रिएक्ट विद द फूड और क्लीनिंग भी बहुत ईजी है, हैंडल भी बहुत ज्यादा जेंटली नहीं करना पड़ता है। दे आर रफ टू हैंडल, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो सेकेंड नंबर पे कुकिंग यूटेंसिल्स में है स्टेनलेस स्टील। थर्ड इज मेटल कुकवेयर। मेटल कुकवेयर में क्या क्या आएगा, जैसे कि ब्रास है, कॉपर है या फिर आयरन है। ये सब चीजें, ये सब मेटल्स फूड के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे खट्टी चीजें अगर इसमें डाल दी जाएं तो वो उसके साथ रिएक्ट करके फूड को अनसेफ बनाती हैं। गाइडलाइंस में सिर्फ यहीं तक लिमिटेड लिखा गया है, कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है। जैसे हम बताते हैं कि कास्ट आयरन पॉट कुकिंग आप यूज करो, उससे आपके आयरन लेवल्स इंप्रूव होंगे, तो उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि मेटल कैन रिएक्ट विद द फूड एंड इट कैन मेक इट अनसेफ टू यूज, तो इसको आपको केयरफुली यूज करना है। नेक्स्ट कुकिंग यूटेंसिल्स की कैटेगरी है नॉनस्टिक की। कोटेड विद पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन PTFE, या जिसको हम टेफ्लॉन कोटिंग भी कहते हैं। नॉनस्टिक पैन्स कोटेड विद टेफ्लॉन आर a risk if they are heated to temperatures greater than 170 degrees centigrade.
This might happen if an empty pan is left on a burner for a long time. In this case, the coatings can give off irritating or poisonous fumes. The usage and cleaning instructions should be strictly followed for non-stick cookware, and they should be discarded when the coating is worn out or damaged. सो नॉनस्टिक यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो ध्यान में रखनी है। खाली बर्तन को गैस पे गर्म नहीं करना है, और अगर आपकी कोटिंग जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो वॉर्न आउट हो जाती है, उसमें चिप निकलने शुरू हो जाते हैं, देन यू हैव टू डिस्कार्ड दैट नॉनस्टिक वेसल। नेक्स्ट इज ग्रेनाइट स्टोन कुकवेयर। नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये पत्थर के बने होंगे, बट एक्चुअली दे आर ऑल्सो मेटेलिक, और इनके ऊपर भी टेफ्लॉन की तरह कोटिंग होती है। जिस तरह से नॉनस्टिक की कोटिंग होती है उसी तरह से इसके ऊपर भी कोटिंग होती है, बट वो कोटिंग थोड़ी उससे ज़्यादा हार्ड होती है। इसको आपको मीडियम टेम्परेचर पे यूज़ करना है, हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं करना है। फिर से बता दूं, इट्स नॉट एक्चुअली अ मार्बल और अ स्टोन, इट्स ओनली मेटेलिक। सो ये था कुकिंग यूटेंसिल्स के बारे में कि कुकिंग यूटेंसिल्स हमें कौन कौन से यूज़ करने चाहिए। सो द नंबर 1 इज अर्दन पॉट। अब आप देख लीजिए कितना फिजिबल है आपके लिए अर्दन पॉट में कुकिंग करना, अदरवाइज स्टेनलेस स्टील इज द बेस्ट थिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। Stay tuned with me for the next guideline, guideline number 14. Thank you for watching.